कफन। कहानी का शीर्षक का नाम है कफन। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीबी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज़ निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी। प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई। सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ते हो गया। जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देखकर क्या करूं? तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आध घंटे काम करता तो घंटे भर चीलम पीता। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता। और जब तक वह पैसे रहते, दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी न थी। किसानों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे। मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल ज़रूरत न होती। यह तो इनकी प्रकृति थे। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढाके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए। गालियाँ भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई भी गम नहीं। दिन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते, या 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी आकाश प्रवृत्ति से 8 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी, उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरतों का दोखस भरती रहती थी। जब से वह आई, यह दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई क्या कार्य करने को बुलाता तो निर्ब्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और यह दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोएं। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ जाते डर लगता है। डर किस बात का है? मैं तो यहाँ हूँ ही, तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और फिर मुझसे
लजाएगी कि नहीं? जिसका कहीं कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उघड़ा हुआ बदन देखूं? उसे तन की सूध भी तो ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा। सोंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा। भगवान दे तो जो लोग अभी एक पैसा भी नहीं दे रहे, वे ही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे, कहीं ज़्यादा संपन्न थे। वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। हम तो कहेंगे कि घीसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था, और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठ बैठक बाजों की कुछ कुछ अब हो गया, मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठक बाजों के नियम और नीति का पालन करता। इसलिए जहाँ उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी ही कि अगर वह फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की किसी जां तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा बेजा फ़ायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की ज़बानें जल गईं। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा बहुत ज़्यादा गर्म ना मालूम होता, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान हलक और तालू को जला देता था। और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान था, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई, जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी, वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताज़ी थी। बोला वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े सबने पूड़ियाँ खाई, और असली घी की। चटनी रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही चटनी मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीज़ चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया, मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौड़ियाँ डाल देते थे। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ से रोके हुए हैं, मगर वह हैं कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सूझ थी। खड़ा हुआ न जाता था। चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिन दरियाव दरियाव था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता, अब कोई क्या खिलाएगा। वह ज़माना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में खर्च मत करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफ़ायत सूझती है। तुमने एक 20 पुड़िया खाई होंगी, 20 से ज़्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता, 50 से कम मैंने ना खाई होगी। अच्छा पट्ठा था,
तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर पाँव पेट में डाल सो रहे, जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेड़ुलियार मारे पड़े हों। और बुधिया अभी तक करा रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थीं। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थीं। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़ते हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव में जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी करने के लिए वादे पर काम पर ना आने के लिए पूछा, क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता। मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया। मुदा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा मालिक। तबाह हो गए। घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पर लगाएगा? हमारे हाथ में तो जो कुछ था वह सब तो दवा दारू में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया, कह दे चल दूर हो यहाँ से। यूँ तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध, यह दंड का अवसर नहीं था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकालकर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से ना निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घीसू जमींदार के नाम का ढिढोरा भी पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी। और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने गए। इधर लोग बांस वास काटने लगे। गांव की नर्मदिल स्त्रियां आकर लाश देखती थीं और उसकी बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थीं। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी